बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन और ख़ुसूसन स्टेज पे मौजूद बड़े काबिल मोहतरम हमारे असातिज़ा और शयूख़ मौजूद हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जो टॉपिक आपने मुझे दिया कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो शरिया कंप्लाइंस है या शरीयत के उसूलों की पासदारी है, उसका क्या सिस्टम है, क्या तरीक़ेकार है, ये एक बहुत अहम मौजू भी है और एक बहुत अहम नुक्ता है समझने के लिए कि क्या वाकई इस्लामिक बैंकिंग जो इस्लामिक बैंकिंग का बैनर उठाए हुए हैं वो किस तरह से इंश्योर करते हैं, किस तरह से वो यकीनी बनाते हैं कि शरीयत के उसूलों की मुकम्मल पासदारी की जाए। एक खुशाइन बात जो अभी मुफ्ती साहब शाह साहब ने की, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक बैंकिंग का जो हुजूम है वो 25% हो चुका है। तो समझ लें एक चौथाई जो निज़ाम है वो इस्लामिक बैंकारी का शरिया कंप्लाइंट तरीक़ों पे आ चुका है। और इसके साथ से इस्लामिक बैंकिंग इस्लामिक फ़ाइनेंस का हिस्सा नहीं है, इस्लामिक म्यूचुअल फ़ंड भी इसके अंदर हिस्सेदार हैं और उसका हिस्सा तकरीबन 50% हो चुका है। तो ऑलरेडी हम 50% मार्केट शेयर पे म्यूचुअल फ़ंड साइड से आ चुके हैं। इसी तरह अगर आप कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनीज़ लिस्टेड हैं, अगर उनको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है इस्लामिक इंडेक्स और एक है जो नॉर्मल उनका इंडेक्स है। तो अगर आप इस्लामिक इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज इस वक्त तकरीबन वो 250 का नंबर आता है उनका, और उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन या जो उनका जो सरमाया स्टॉक मार्केट में है तो वो 50% से ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ये ऐसी यानी हमें इससे एक उम्मीद की किरण भी मिलती है और एक हौसला भी मिलता है कि हम हर आगे आने वाला दिन हम इस सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ दो ममालिक का मैं तीन ममालिक का ख़ास जिक्र करूँगा। इस वक्त सऊदी अरब के अंदर जो इस्लामिक बैंकिंग का जो हुजूम है वो 76% हो चुका है। ब्रुनाई एक इस्लामी मुल्क है, छोटा सा मुल्क है लेकिन बड़ा अमीर मुल्क है, उसका जो इस्लामिक बैंकिंग का शेयर है वो 60% से भी तजावुज़ कर चुका है। और कुवैत ये भी एक अमीर इस्लामिक मुल्क है, इसके अंदर भी 50% से ज़्यादा ये सफ़र हो चुका है। तो आपको अब ऐसी खुशखबरियाँ भी नज़र आती हैं कि जहाँ मेजॉरिटी इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ चुकी है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सबसे पहले मीज़ान बैंक को जब लाइसेंस मिला, इससे पहले की बात मुफ्ती साहब को चुके तो मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मीज़ान बैंक को जब लाइसेंस मिला तो मीज़ान बैंक को बैंकिंग का लाइसेंस नहीं मिला। मीज़ान बैंक के लिए स्टेट बैंक ने स्पेशली इस्लामिक बैंकिंग का एक अलग रूल बना के लाइसेंस दिया। इस कानून के तहत मीज़ान बैंक के ऊपर या किसी भी इस्लामिक बैंक के ऊपर ये पाबंदी थी कि वो कानूनन किसी सूद का लेन देन नहीं कर सकता। शरन तो वैसे ही नहीं कर सकते, वैसे तो मुसलमान, लेकिन कानूनन भी हमें इजाज़त नहीं है, ना स्टेट बैंक के साथ, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, ना IMF के साथ, ना वर्ल्ड बैंक के साथ, ना किसी ताजिर के साथ, ना किसी कस्टमर के साथ। तो इस्लामिक बैंकों के लाइसेंस की पहली शर्त ये रखी गई कि आप कोई सूद का काम ना देने में कर सकते ना लेने में कर सकते, और अगर पकड़े गए तो इसकी सज़ा भी होगी। तो ये एक लाइसेंस की एक शर्त थी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जब इस्लामिक बैंक में जब आप काम करते हैं, इस्लामिक बैंक का जो मॉडल है वो मनी लेंडिंग मॉडल नहीं है कि आप कर्ज़ का लेन देन करके उस पर नफ़ा कमाएं। आपको जो स्टेट बैंक की तरफ से जब इस्लामिक बैंकिंग के जो तरीक़ेकार की इजाज़त दी गई वो सिर्फ तिजारत का तरीक़ेकार था। तो इस्लामिक बैंक एक तिजारती एंटिटी, मैं ये बार बार कहता हूँ कि अगर मैं मीज़ान बैंक से वाबस्ता हूँ तो मीज़ान बैंक इज़ अ ट्रेडिंग कंपनी, हम एक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि बैंकिंग का लाइसेंस लगती है, और इस्लाम में बैंकिंग असल में कहते ही तिजारत और ट्रेडिंग को है। तो हमें जो तरीक़ेकार की इजाज़त दी गई वो शराकतदारी की, किराएदारी की, ख़रीदो फ़रोख्त की इजाज़त दी गई। ये दूसरा एक उसूल है। तीसरा, जब इस्लामिक बैंक को लाइसेंस दिया गया और अब ये और मुस्तहकम हो चुका है कानून, इसको शरिया गवर्नेंस कहा जाता है कि हर बैंक के अंदर खाली एक बोर्ड नहीं होगा, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो उसके ओनर बैठे होते हैं, और हर बैंक में एक उलमा का बोर्ड होगा जिसको शरिया बोर्ड कहा जाता है। और उन शरिया बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो भी आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए पूरी एक काबिलियत की शर्त है कि इतना उनका दीन का तजुर्बा हो, इतना उनका माशियात का तजुर्बा हो, इतना उनको मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम की समझ हो, और ये सारी शराइत के बाद आप ऐसे उलमा कराम को बोर्ड पे रखते हैं। और जो भी प्रोडक्ट और सर्विस इस्लामिक बैंक अपने कस्टमर को ऑफ़र करेगा उसके ऊपर ये शर्त है कि वो अपने शरिया बोर्ड से वो मंजूर करा के करे। तो अब और एक और शर्त स्टेट बैंक ने ये दी है कि आपका अगर बोर्ड कोई फ़ैसला करे, कोई भी बोर्ड फ़ैसला कर सकता है, तो शरिया बोर्ड को इख्तियार है कि वो बोर्ड के फ़ैसले को कैंसिल कर सकता है।
लेकिन अगर शरिया बोर्ड कोई फैसला करे शरीयत के मामले में तो बोर्ड उस फैसले को अमल करने का पाबंद है। तो इसको हम कहते हैं शरिया गवर्नेंस का एक स्टार्टिंग निज़ाम रखा गया। फिर साथ साथ ये कहा गया कि हर बैंक में एक शरिया कंप्लायंस का डिपार्टमेंट होगा, एक शरिया ऑडिट का डिपार्टमेंट होगा। शरिया कंप्लायंस का डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि बैंक सिर्फ मामलात में इस्लामिक ना हो, बल्कि कोशिश ये है और हुक्म ये है कि आपने हर शोबे में इस्लामिक होना है। तो अगर एक इस्लामिक बैंक है, जैसे मीज़ान की बात करें, तो हमारी जो HR पॉलिसी है वो भी शरिया डिपार्टमेंट से अप्रूव होती है। हमारी अगर IT की माइक्रोसॉफ्ट से एग्रीमेंट करना है तो वो भी शरिया डिपार्टमेंट से मंजूर होता है। अगर आपने ब्रांच का किराए का एग्रीमेंट करना है तो वो भी शरिया डिपार्टमेंट से मंजूर होगा। तो सिर्फ बैंकिंग के मामलात का हद तक नहीं है। आप अगर फेसबुक पे एक ऐड डालना चाहें तो वो भी इख्तियार नहीं है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने वो भी शरिया डिपार्टमेंट से मंजूर कराना है। तो हमारे तो 2 लोग, उनके ज़िंदगी का ये मकसद रखा हुआ है कि वो फेसबुक के ऐड ही अप्रूव करते रहते हैं, 1 से 2 लोग। तो ये एक पूरा एक सिस्टम एंड कंट्रोल का एक निज़ाम बनाया गया है। और इसके साथ साथ कि आपके बैंक का तमाम मैनुअल्स, SOPs, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, कोई आपका एग्रीमेंट, ये इसको शरिया कंप्लायंस के पैरामीटर से गुजर के होना है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब इतनी ज़्यादा वसअत से चेकिंग होती है तो ख़ुद ब खुद आपका जो निज़ाम उभरता है वो शरीयत के उसूलों के मुताबिक होता है। हाँ, अगर कोई इसमें गलती सामने आती है, ऑडिट में सामने आती है, तो फिर उसकी इस्लाह की जाती है। इसी तरह बैंकों के अंदर शरिया ऑडिट का एक मुकम्मल निज़ाम बताया गया कि आपका शरिया ऑडिट होगा, और हमारे 3 शरिया ऑडिट होते हैं। एक शरिया ऑडिट बैंक का इंटरनल शरिया डिपार्टमेंट करता है जो शरिया बोर्ड की निगरानी में होता है। एक शरिया ऑडिट बैंक का एक्सटर्नल ऑडिटर करते हैं। आपने फर्गूसन, ये जो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, इनको भी हुक्म दिया गया कि एक शरिया ऑडिट आपने एक ये करना है, एक तो नॉर्मल ऑडिट करना है, एक शरिया ऑडिट करना है। फिर तीसरा शरिया ऑडिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शरिया के जो लोग आते हैं वो करते हैं। तो 3 शरिया ऑडिट होते हैं एक इस्लामिक बैंक के। फिर चौथा उन्होंने कहा कि शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट तकरीबन हर वक्त ही ऑडिट करता रहे। तो ये चौथा है जिसका कहते हैं ना, इसको हम कंप्लायंस कहते हैं कि आप हर वक्त चेक करते रहें ये। और अगर मैं आपको इस मीज़ान की मिसाल दूं तो मीज़ान बैंक का जो शरिया डिपार्टमेंट है कोई तकरीबन 40 अफराद पर मुश्तमिल है। इसी तरह शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट मज़ीद 40 अफराद पर मुश्तमिल है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमने इसको दुनिया भर में चेक किया, शायद पाकिस्तान दुनिया के किसी भी इस्लामिक बैंक का ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो रिसर्च, ऑडिट एंड कंप्लायंस को चेक करता है। तो ये पूरा निज़ाम है और उसमें सिर्फ उलमाए कराम नहीं मौजूद, इस डिपार्टमेंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, MBAs, लॉ की समझ रखने वाले और मुफ्तियान कराम, ये सारों का एक मिक्सचर है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ साथ मामलात और सारे चीज़ों को देख रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें फ़िल्टर करके फिर शरिया बोर्ड में जाती हैं मंजूरी के लिए। और फिर हर साल एक शरिया बोर्ड अपनी एक एनुअल रिपोर्ट देता है बैंक के बोर्ड को भी और तमाम बैंक के कस्टमर्स को, और वो रिपोर्ट पब्लिकली हमारे एनुअल अकाउंट्स में छपती है। और फिर हमने स्टेट बैंक से ये रिक्वेस्ट की थी कि ये जो रिपोर्ट है ये इंग्लिश में नहीं छपे। इंग्लिश में तो चलो छपती है, लेकिन इसका तर्जुमा भी कानूनी तौर पर पाबंद किया जाए कि वो उर्दू में हमारे पास एनुअल रिपोर्ट पे छपे, ताकि जो हमारी आवाम है उसको पढ़ना चाहे, उलमाए कराम पढ़ना चाहें तो वो उर्दू में भी इसको पढ़ सकें। तो ये क्यों किया गया कि ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम हो। तो एक इस्लामिक बैंक में जब आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ें इस सारे निज़ाम को चेक करके इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बैंक इसको बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ बैंक अभी इस सिस्टम को फर्दर इम्प्रूव कर रहे हों, ये ज़रूर हो सकता है। और वैसे भी अब देखें कि एक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज क्या है, जब हम और ये बहुत सारे बैंक जो इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है कि अफराद कहाँ से लाएँ। वो जो दूसरे बैंक, कन्वेंशनल बैंक में एक आदमी है, उसने आज का लेक्चर सुना, उसने कहा जी मुफ्ती साहब मैं सूद से तौबा करता हूँ, मुझे इस्लामिक बैंक में ले लें। आपको इस्लामिक बैंक में तो ले लें, आपकी तरबियत तो है ही नहीं इस्लामिक बैंक की। तो कई महीने हमें उन लोगों की जहन साजी करनी पड़ती है और जिसको मैं कहता हूँ अनलर्न कराना पड़ता है। पहले तो उनको बहुत सारी चीज़ें भुलानी पड़ती हैं कि यार ये गलत सीख के आए थे तुम 20 साल, अब इसको सही चीज़ें सीखो। तो अनलर्न एंड लर्न का प्रोसेस है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ IBA कराची से भी है, तो हम ये बार बार महसूस करते हैं कि हमारे जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं, IBA के निकलते हैं, लम्स के निकलते हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के निकलते हैं, एक हमारी बहुत बड़ी कोताही अभी तक हमें नज़र आती है कि हम अपने ग्रेजुएट्स को कन्वेंशनल फाइनेंस तो बहुत अच्छा सिखा देते हैं, लेकिन उनको इस्लाम के बेसिक मामलात में कई दफ़ा वो बेचारा बिल्कुल ही हल्का होता है या कई दफ़ा उसको बिल्कुल पता ही नहीं होता। लेकिन अब ये तब्दीली भी आती जा रही है कि लोगों में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी ट्रेनिंग और ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है कि जब अफरादी क़ुव्वत आए
तो वो इस्लामिक बैंकिंग की समझ रख के है। इस्लाम के बेसिक मामलात, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हदीस का जो कौल है वो आपने सुना होगा कि मदीना मुनव्वरा में किसी ताजिर को वो इजाज़त नहीं देते थे दुकान खोलने की। क्यों? जब तक उसको इस्लाम का तरीका तिजारत की समझ ना हो। यहाँ हम बिजनेसमैन बन जाते हैं, बैंकर बन जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे चले जाते हैं और हमें अलिफ बे भी नहीं पता होता कि मामलात के अंदर करना क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें हिदाया अकेडमी जैसे इदारे, IBA जैसे इदारे और बहुत सारे लोगों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा लोगों को ट्रेन करने के लिए। एक और अच्छी बात अभी पिछले दिनों मैंने सुनी कि इस साल जितनी भी नई बैंकों की ब्रांचें खुली हैं उसमें से 80% इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचें खुली हैं। यानी अगर 1800 ब्रांचों का लाइसेंस दिया गया तो 80% इस्लामिक बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया है। और अभी स्टेट बैंक के डायरेक्टर साहब ने मुझे ये एक बात बताई जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि अगले साल शायद वो 100% इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचों का लाइसेंस देंगे। अब सूदी बैंकों की ब्रांचों के लिए नए लाइसेंस वो उनकी ख्वाहिश है और उनकी ये पॉलिसी है कि वो नहीं देंगे। ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन मैंने उसी वक्त सोचा था 1800 नई ब्रांच है तो एक ब्रांच में 10 आदमी, 18,000 तरबियत याफ्ता लोग कहाँ से लाओ। तो ये एक हमें बहुत बड़ा चैलेंज है। और कई दफ़ा होता क्या है कि एक आदमी नज़रियाती तौर पे सूद से तौबा करके तो आ गया लेकिन अभी उसकी वो तरबियत नहीं है, तो वो कई दफ़ा अपनी आसानी के लिए कस्टमर से जान छुड़ाने के लिए वो कुछ बात कर देता है, अरे सर जब सब ऐसे ही है। अच्छा, और उसमें फिर बहुत नुकसान भी होता है क्योंकि लोग उसको गलत समझ रहे होते हैं। तो अफराद की तरबियत की भी एक बड़ी हमारी अब है और इस पर स्टेट बैंक की तरफ से भी और बैंकों की तरफ से भी बड़ी कोशिश है कि कम से कम जो भी नया आदमी इस्लामिक बैंक में जॉब करने के लिए आए उसकी 5 दिन की कम से कम ट्रेनिंग होनी है और हर स्टाफ की हर साल 3 दिन की ट्रेनिंग और होनी है इस्लामिक मामलात के ऊपर, ताकि कम से कम वो इस समझ को ले। और फिर कुछ लोगों की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी होती है। हमारे 6-6 महीने के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें लोगों को सिखाया जाता है कि शरई माहिर यानी माहिर शरिया स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इस्लाम में शरिया ऑडिट का तरीका क्या है एंड वगैरह वगैरह वगैरह, ताकि लोग इस तरह की अफरादी क़ुव्वत भी तैयार हो। तो ये एक कंटिन्यूस जर्नी है, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिवली काम हो रहा है। और अगर मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊं कि अभी मुफ्ती साहब ने, शाह साहब ने जिक्र किया कि स्टेट बैंक के अंदर, स्टेट बैंक में इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर जब मिफ्ता साहब थे तो वो भी इसको हेड कर रहे थे। उनके नीचे एक कमेटी बनी है बहुत, जिसको गवर्नर स्टेट बैंक हेड कर रहे हैं और उनके नीचे जो सारे स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो उस कमेटी का हिस्सा हैं। उसके नीचे 6 वर्किंग कमेटीज़ हैं या वर्किंग ग्रुप्स हैं और उनके नीचे 32 कमेटीज़ हैं जो 32 कमेटी 32 पॉइंट्स पे इस्लामिक बैंकिंग के कन्वर्जन पे काम कर रहे हैं। तकरीबन हमारी हर हफ्ते 1 से 2 मुख्तलिफ मीटिंगों में कभी मैं शरीक होता हूँ, मुफ्ती साहब तो मेरे ख्याल में एक हफ्ते में 5 दफ़ा ही शरीक होते होंगे। तो ये बहुत सारा काम यहाँ पे हो रहा है। कोई ये देख रहा है कि क़वानीन को कैसे चेंज किया जाए, कोई देख रहा है कि स्टेट बैंक के सर्कुलर्स को कैसे चेंज किया जाए, कोई ये देख रहा है कि ट्रेजरी स्टेट बैंक की कैसे सही की जाए। और एक बहुत बड़ा हमारा जो चैलेंज है वो हुकूमती कर्ज़ों का है। इस वक्त हमारे पास एक तरह से 40,000 अरब रुपए का पाकिस्तान की हुकूमत पे कर्ज़ा है, ये डोमेस्टिक डेट है। और इसमें अब तक जो इस्लामिक सुकूक या इस्लामिक तरीके से जो कन्वर्जन हुआ है वो उसका हुजूम तकरीबन 6,000 अरब है। तो आपके पास तकरीबन 34,000 अरब 34 ट्रिलियन रुपीज़ का एक बहुत बड़ा मैसिव स्टॉक है जो सूद के ऊपर है, टी बिल की सूरत में, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की सूरत में। और अगर हम इसको कन्वर्ट कर सके तो समझ लें ऑटोमेटिकली हमने बैटल जीत ली, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के डिपॉजिट से भी ज़्यादा कर्ज़े हुकूमत ने पाकिस्तान ने लिए हुए हैं। और आजकल जो बैंक्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ी तादाद उनकी इन्वेस्टमेंट की इन सूदी कर्ज़ों के अंदर है। तो अगर ये कन्वेंशन, अच्छा इसके अंदर हमें खाली बैंक के कहने से नहीं होगा, इसमें हुकूमत की विल भी चाहिए और पॉलिटिकल आपको प्रेशर भी चाहिए और अवामी प्रेशर भी चाहिए कि लोगों को ये बार बार उलमाए कराम और अवामुन्नास और पॉलिटिकल लीडर्स इस पर बात करें कि जी हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुआशी है, हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम का शिकार हैं और इसके सबसे बड़ी सिंगल वजह सूद है। आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग करेंगे तो रुस्वा नहीं होंगे तो क्या इज़्ज़तदार होंगे। हर वो आदमी मुजरिम है, मैं समझता हूँ, जिसने सूद को प्रमोट किया इस मुल्क में, और वो अल्लाह और उसके रसूल का मुजरिम भी है और पाक मुसलमानों का मुजरिम भी है। तो जब तक ये क्रिमिनल या क्राइम हम ख़त्म नहीं करेंगे और इस बात को क्राइम नहीं कहेंगे और इस बात से निकलेंगे नहीं, कहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप आइंस्टाइन उठा के ले आए, हार्वर्ड का प्रोफेसर ले आए, कोई दुनिया का सुपर दिमाग ले आए और वो जितना अच्छा मंसूबा बनाए साथ में सूद उसको शामिल कर लें तो आप एक स्टेप आगे जाते हैं और 10 कदम पीछे आते हैं। तो ये एक हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
अगर हम इसको हल कर सके तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब एक खुशखबरी और मैं आपको देता हूँ, फैसल बैंक कन्वर्ट हुआ। एक बहुत बड़ा कन्वेंशनल बैंक था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक हो गया। हम पाकिस्तान में इस वक्त अब तक 5 कन्वेंशनल बैंकों को कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी हमसे मुराद है इस्लामिक बैंकिंग के जो लोग हैं उलमा की निगरानी में। 3 बैंकों को मीज़ान बैंक ने कन्वर्ट किया है। सोसाइटी जनरल एक फ्रेंच बैंक था, उसको ख़रीदा, कन्वर्ट किया। HSBC का नाम सुना होगा, हांगकॉन्ग शंघाई बैंक, बड़ा मशहूर बैंक है, पाकिस्तान के ऑपरेशन ख़रीदे, कन्वर्ट किया। HSBC ऑपरेशन ऑफ ओमान जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड था वो ख़रीदा, कन्वर्ट किया। KSB बैंक को बैंक इस्लामी ने कन्वर्ट किया। फैसल बैंक ने अपने आप को सुधार लिया। तो 5 तजुर्बे तो हमारे सामने मौजूद हैं। इस वक्त मेरी अभी आज भी इत्तफाक से मीटिंग थी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक फ़ॉरेन बैंक है, आपको पता है, उसका जो ग्लोबल हेड है इस्लामिक बैंकिंग का, वो इत्तफाक से पाकिस्तानी है, वो हमारे साथ रहा है और मेरे साथ IBA का क्लास फेलो समझ लें, IBA के साथ रहा है, मैंने भी वहाँ से पढ़ा है, उसने भी वहीं से पढ़ा है। वो ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग के कन्वर्जन के लिए 100% तैयार है, हमें कोई मसला नहीं है, गोरे को मसला नहीं है, बाहर वाले को मसला नहीं है, मसला है हमारे अंदर वालों को। ख़राबी अंदर है, बाहर नहीं है मसला। मैं इवन मुझे लोग कहते हैं जी IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये सब क्या करेंगे आप इनका। मैं आपको ये कह सकता हूँ और इस पे मुझे खुद मुझे एशियन डेवलपमेंट बैंक वालों ने मुझे खुद रब्ता किया है पाकिस्तान ऑफिस जो इस्लामाबाद में, कि जी हम पाकिस्तान हुकूमत से बार बार कहते हैं कि हमसे सूद के बगैर इस्लामी तरीके से कर्जा लो, ये आपके जो अजीम लोग बैठे हुए ना ये तैयार नहीं है। मुझे फिर वो ले गए, मैंने कहा अच्छा चलो मैं चलता हूँ, सिर्फ मैंने कहा कोशिश करने में क्या जा रहा है। इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया, तो यहाँ जो बैठे थे उनको ज़्यादा तकलीफ़ है। बाहर तो IMF, वर्ल्ड बैंक भी सही हो सकता है, आप तो अपने हक की बात करें ना। तो लेकिन मसला है कि हम इंटरनल इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन का शिकार हैं, या फिर हमें ये डर है कि जब इस्लामी तरीक़ों से फाइनेंसिंग मिलेगी ना तो ऐसे ओपन पैसे नहीं मिलेंगे। कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई आगे उसकी कोई इन्वेस्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी होगी, टाइम पे वो काम करना पड़ेगा। ये काम तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि सही काम और टाइम पे करना पड़े। तो हमारे यहाँ कई दफ़ा ख़राबियाँ इनसाइड मौजूद हैं। बहरहाल ये सारी बातों के बावजूद ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। शरिया कंप्लाइंस पे बहुत काम हो रहा है, इसके अलावा हर वक्त इस पर रिसर्च और इनोवेशन हो रही है। अब IBA में, लम्स में और इदारों में ऐसे सेंटर्स बन गए जो इस्लामिक फ़ाइनेंस पे काम कर रहे हैं। इसके ऊपर हम तो बहुत पॉजिटिव हैं इंशाल्लाह कि ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। 3 साल नहीं तो हो सकता है 5 साल, लेकिन हम अभी पहली उम्मीद 3 साल पे लगाए हुए हैं कि हमने मैक्सिमम सफ़र 3 साल के अंदर अदा करना है, ताकि हम मैक्सिमम इस वबाल से जान छुड़ाएं। और पाकिस्तान की इकनॉमिक, आप जो मर्ज़ी पॉलिसी बना लें, जब तक खाने में जहर और जहर डालेंगे और कैंसर, ये सूद के कैंसर को रखेंगे, कोई इकनॉमिक पॉलिसी, कोई इकनॉमिक प्रोग्राम सिर्फ नाकाम होगा, कामयाब होने का उसका कोई ख़ास चांस नहीं है। अल्लाह से जंग करेंगे, रसूल से जंग करेंगे तो रुसवाई होगी ना, कामयाबी तो नहीं हो सकती। तो ये इसी पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।